हेलो स्टूडेंट्स, आई एम वंस अगेन बैक विथ माय न्यू वीडियो सेल स्ट्रक्चर पार्ट 3। तो चलिए देखते हैं हम इस वीडियो में किन किन टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के थ्रू बहुत अच्छे तरीके से समझाया था। इस वीडियो में हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। सेल के अंदर और बाहर जो सब्सटेंस का मूवमेंट होता है उनको भी हम देखेंगे। इनमें 3 प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट वन इज डिफ्यूजन, सेकेंड वन इज ऑस्मोसिस एंड थर्ड वन इज मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट। इसके बाद हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे। 3 तरह के सॉल्यूशंस होते हैं, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेंटेन्स शेप एंड साइज ऑफ सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वह सेल के शेप और साइज को मेंटेन करता है। इट प्रोटेक्ट्स कंटेंट्स ऑफ सेल्स फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। यह सेल के अंदर जो कंटेंट्स होते हैं उसको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से बचाता है। और तीसरा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहने का मतलब है कि इसको एबिलिटी होती है डिसाइड करने की कि किन सब्सटेंसेस को सेल के अंदर आने देना है और किन सब्सटेंसेस को नहीं। व्हाट इज डिफ्यूजन? Spontaneous movement of substances from a region of high concentration to a region of low concentration until uniform concentration is reached। कहने का मतलब है सब्सटेंसेस का सहज भाव से मूवमेंट उसके हाई कंसंट्रेशन रीजन से उसके लो कंसंट्रेशन रीजन की तरफ, जब तक कि कंसंट्रेशन यूनिफॉर्म ना हो जाए, एक सार ना हो जाए, एक तरह का ना हो जाए। इसको हम एक एक्टिविटी के थ्रू समझते हैं। अब जैसे कि ये एक ग्लास बीकर है, हमने इसमें पानी डाल दिया, उसमें इंक के कुछ ड्रॉप्स डाल दिए। हम क्या ऑब्जर्व करते हैं? हम ऑब्जर्व करते हैं कि ये जो इंक है वह धीरे धीरे पानी में घुलने लगता है। इसका कारण डिफ्यूजन ही है। एक्चुअली डिफ्यूजन का लिटरल मीनिंग ही होता है कि किसी भी गैस या लिक्विड का धीरे धीरे किसी अन्य वस्तु में मिल जाना। डिफ्यूजन जो है वह गैसियस फेज में तेजी से होता है कंपेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। कुछ इसी तरह का प्रोसेस हमें सेल्स में भी देखने को मिलता है। अगर हम एक अमीबा सेल की बात करें तो इसमें भी कुछ ऐसा ही होता है। जैसे कि एक गैस सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड है। मान लेते हैं कि वह सेल के अंदर हाई कंसंट्रेशन में जमा हो जाता है। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एक सेल्यूलर वेस्ट है तो इसको हमें सेल के बाहर भेजना ही है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि सेल के अंदर अभी कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा है और बाहर कम है, तो डिफ्यूजन प्रोसेस के तहत कार्बन डाइऑक्साइड जो है अपने हाई एरिया ऑफ कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन एरिया की तरफ मूव करेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज मूविंग आउट ऑफ द सेल। यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वह सेल के अंदर से सेल के बाहर मूव कर रहा है। यह ऑक्सीजन गैस के साथ भी हो रहा है। सेल के अंदर ऑक्सीजन गैस की मात्रा कम है जबकि सेल के बाहर ज्यादा है। तो ऑक्सीजन गैस जो है वह सेल के बाहर से अंदर की तरफ मूव कर रहा है। सो दिस इज द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड which is occurring through the plasma membrane through simple diffusion। तो आई थिंक ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि डिफ्यूजन किसे कहते हैं और ये कैसे सेल्स में होता है। व्हाट इज ऑस्मोसिस? मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एरिया ऑफ हाई वाटर कंसंट्रेशन टू एरिया ऑफ लो वाटर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट किसी भी सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू उसके हाई कंसंट्रेशन एरिया से उसके लो कंसंट्रेशन एरिया की तरफ को हम ऑस्मोसिस कहते हैं। वाटर लॉ ऑफ डिफ्यूजन को फॉलो करता है। इसे हम एक एक्टिविटी से समझते हैं। ये सुगर मॉलिक्यूल है और ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। यहाँ पर सुगर मॉलिक्यूल्स का कंसंट्रेशन कम है, मतलब पानी की मात्रा ज्यादा है। क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल एक बहुत ही छोटा मॉलिक्यूल है
और ये आसानी से एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू क्रॉस कर जाता है, इसलिए पानी इस साइड से इस साइड की तरफ भी मूव करेगा और इस साइड से इस साइड की तरफ भी मूव करेगा। लेकिन यहां पर पानी का कंसंट्रेशन ज्यादा होने के कारण पानी लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेगा। यहां आप देख सकते हैं वाटर का लेवल डाउन हो गया है, वाटर लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ मूव कर गया है। सो दिस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। Movement of water across the plasma membrane is also affected by the amount of substance dissolved in water. कहने का मतलब है कि पानी में जितने सब्सटेंस घुले होते हैं वो भी इसके मूवमेंट को अफेक्ट करते हैं। आइए देखते हैं, अगर हम किसी भी एनिमल सेल या प्लांट सेल को शुगर या सॉल्ट सोल्यूशन में डालते हैं तो क्या होता है। इसके पहले हम हाइपोटोनिक सोल्यूशन को समझते हैं। हाइपोटोनिक सोल्यूशन एक ऐसा सोल्यूशन है जिसमें सॉल्यूट्स की मात्रा जो सेल के बाहर होती है वह कंपैरेटिवली कम है किसकी तुलना में, जो सॉल्यूट्स की मात्रा सेल के अंदर है। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। आइसोटोनिक सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सेल के बाहर और सेल के अंदर सॉल्यूट्स की मात्रा इक्वल है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सेल के बाहर जो सॉल्यूट्स की मात्रा है वो ज्यादा है कंपेयर टू सेल के अंदर जो सॉल्यूट्स हैं। अगर किसी भी सेल को हम शुगर या सॉल्ट सॉल्यूशन में रखते हैं तो तीन पॉसिबिलिटीज हैं। केस 1 हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज ए हायर वाटर कंसंट्रेशन, अगर सेल के बाहर जो सराउंडिंग मीडियम है उसमें वाटर कंसंट्रेशन ज्यादा है, मतलब आउटसाइड सॉल्यूशन जो है बहुत ही डाइल्यूट है, सेल के बाहर जो सॉल्यूशन है वो डाइल्यूट है, तो सेल जो है वो पानी गेन करेगा, मतलब कि पानी सेल के बाहर से अंदर की तरफ मूव करेगा ऑस्मोसिस के थ्रू। ये आरबीसी सेल है, ये जो सराउंडिंग मीडियम है, ये जो सराउंडिंग मीडियम है ये डाइल्यूट है, पानी की मात्रा ज्यादा है, क्योंकि पानी दोनों तरफ से मूव कर सकता है, अंदर से बाहर की तरफ और बाहर से अंदर की तरफ भी। लेकिन यहां पर सेल के बाहर जो है मीडियम उसमें पानी की मात्रा ज्यादा है, तो ज्यादा पानी सेल के अंदर मूव करेगा कंपेयर टू सेल के बाहर जो पानी मूव कर रहे हैं। तो इफेक्ट क्या होगा, सेल जो है फूल जाएगा और ये अल्टीमेटली बर्स्ट कर जाएगा, जिसको हम हेमोलाइज भी कहते हैं। केस 2 आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सेम कंसंट्रेशन ऑफ लिक्विड हो, आइसो मीन्स इक्वल। इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल इज ऑफ एग्जैक्टली द सेम वाटर कंसंट्रेशन एज द सेल, मतलब सेल के अंदर और बाहर जो है पानी का कंसंट्रेशन सेम है, तो जो नेट मूवमेंट पानी का होगा वो कुछ भी नहीं होगा, जीरो। रिंगर सॉल्यूशन जो है एनिमल सेल्स के लिए आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। यहां पर हम देख सकते हैं ये आरबीसी सेल है, यहां पर जो है सेल के अंदर और बाहर दोनों तरफ पानी का कंसंट्रेशन इक्वल है, तो सेल का जो साइज होगा वो सेम ही रहेगा। केस 3 जब हम सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालते हैं, तो इफ द मीडियम हैज लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर देन द सेल, कहने का मतलब है जो सेल के बाहर जो सराउंडिंग मीडियम है अगर वो बहुत ही कंसंट्रेटेड है, वहां पर सोल्यूट की मात्रा ज्यादा है, तो सेल जो है पानी लूज करेगा ऑस्मोसिस के थ्रू, क्योंकि पानी का कंसंट्रेशन सेल के अंदर ज्यादा है कंपेयर टू सेल के बाहर जो सराउंडिंग मीडियम है उसमें पानी की मात्रा कम है। तो ज्यादा पानी बाहर की तरफ मूव करेगा किसकी तुलना में, जितना कि पानी सेल के बाहर से अंदर की तरफ मूव कर रहा है, तो सेल विल ऑटोमेटिकली श्रिंक।
तो इस केस में क्या कहा जाता है कि प्लांट सेल को हम कहते हैं कि प्लाज्मोलाइज्ड हो गया है, और एनिमल सेल जैसे कि आरबीसी को क्रीनेटेड सेल बोल देते हैं। अब हम रेजिन्स के साथ एक एक्टिविटी करते हैं। यहां पर हमने एक डिश लिया, इसमें पानी डाला। अब रेजिन्स को हमने पानी में डाला। हम कुछ समय बाद देखेंगे कि रेजिन्स जो है वो फूल गए हैं। क्यों? क्योंकि डिश में पानी की मात्रा ज्यादा थी कंपेयर टू पानी की मात्रा जो किशमिश में है। तो पानी जो है ऑटोमेटिकली मूव करेगा डिश से रेजिन की तरफ। यस, ऑब्वियसली रेजिन से भी मूव करेंगे पानी डिश में, लेकिन ज्यादा पानी डिश में है, इसलिए नेट रिजल्ट क्या होगा? रेजिन्स में पानी जाएगा डिश से और रेजिन्स फूल जाएंगे। अब हम फिगर बी को देखते हैं। इन सोलन रेजिन्स या ग्रेप्स को हम जब एक सॉल्ट सॉल्यूशन में डालते हैं तब उसका क्या इफेक्ट होता है? जब इनको हम सॉल्ट सॉल्यूशन में डालते हैं तो पानी का कंसंट्रेशन सोलन रेजिन्स या ग्रेप्स में ज्यादा होता है। किसकी तुलना में? डिश में जो पानी है उसकी तुलना में। मतलब कि डिश में जो सॉल्यूशन है उसमें सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा है, मतलब कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। तो पानी तो दोनों तरफ से मूव करेगा, वह सोलन रेजिन से डिश में मूव करेगा और डिश में जो पानी है वो रेजिन्स की तरफ मूव करेगा या ग्रेप्स की तरफ मूव करेगा। लेकिन क्योंकि पानी का कंसंट्रेशन ग्रेप्स में या सोलन रेजिन्स में ज्यादा है, इसलिए पानी ग्रेप्स से डिश की तरफ मूव करेगा और रिजल्ट होगा श्रंकन ग्रेप्स। तो जो एक्टिविटी बी में हो रहा है उसको एक्सोऑस्मोसिस बोलते हैं और जो ए में हुआ उसको एंडोऑस्मोसिस बोलते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट रूट्स इज एन एग्जांपल ऑफ एंडोऑस्मोसिस। Now let us see the difference between diffusion and osmosis. Diffusion occurs in any medium. Diffusion किसी भी मीडियम में होता है, लिक्विड में, गैस में, इवन सॉलिड्स में, जबकि ऑस्मोसिस सिर्फ लिक्विड मीडियम में होता है। Second difference is that semi-permeable membrane is not required for diffusion. Diffusion के लिए semi-permeable membrane की जरूरत नहीं है, जबकि ऑस्मोसिस के लिए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की जरूरत है। थर्ड डिफरेंस इज दैट डिफ्यूजन डज नॉट रिक्वायर वाटर फॉर द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स के मूवमेंट के लिए पानी की जरूरत नहीं है, जबकि इसमें पानी की जरूरत है ऑस्मोसिस में। फोर्थ डिफरेंस इज सॉल्यूट और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स दोनों डिफ्यूज कर सकते हैं, जबकि ऑस्मोसिस में सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज करते हैं। फिफ्थ डिफरेंस क्या है? डिफ्यूजन में जो पार्टिकल्स का फ्लो है वो सभी डायरेक्शंस में होता है, जबकि ऑस्मोसिस में जो फ्लो होता है पार्टिकल्स का सिर्फ एक डायरेक्शन में होता है। नाउ थर्ड टाइप ऑफ मूवमेंट जो सेल के अंदर और बाहर होता है वो है मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट। हम जानते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक इफेक्टिव बैरियर की तरह काम करता है, जो कुछ ही मॉलिक्यूल्स को अलाउ करता है सेल के अंदर आने से और कुछ ही मॉलिक्यूल्स को अलाउ करता है कि सेल को छोड़कर वो बाहर जाएं। न्यूट्रिएंट्स जैसे कि शुगर और अमाइनो एसिड्स को सेल के अंदर एंटर करना जरूरी है क्योंकि वो ग्रोथ मटेरियल्स हैं, जबकि जो वेस्ट होते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड दे मस्ट बी थ्रोन आउट, उनको बाहर जाना होगा। तो ये मॉलिक्यूल्स खुद से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू गुजर नहीं पाते हैं, तो उनको किसी की सहायता की जरूरत होती है, जिन्हें हम स्पेशल प्रोटीन्स के नाम से जानते हैं, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स या परमिएजेस। यही ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स या परमिएजेस जो हैं वो एक छोटा पैसेजवे फॉर्म करते हैं, रास्ता फॉर्म करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, और इन मॉलिक्यूल्स को फॉस्फोलिपिड बायलेयर से
क्रॉस करने में हेल्प करते हैं। वो आसानी से सेल के अंदर परमिएजेस के थ्रू आ जाते हैं। मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट जो है दो तरह के होते हैं। पहला होता है फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, ये जो परमिएज जो होते हैं या फिर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स जो होते हैं, उन मॉलिक्यूल्स को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू सेल के अंदर जाने में मदद करते हैं जो खुद से नहीं जा पाते हैं। लेकिन इसमें जो ट्रांसपोर्ट जो होता है, ये जो मूवमेंट होता है, वो इन द डायरेक्शन ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। कहने का मतलब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट किसे कहते हैं, जब दो एरिया में कंसंट्रेशन का, जब दो एरियाज में सब्सटेंसेस के कंसंट्रेशन का डिफरेंस हो जाए। तो यहां पर इन द डायरेक्शन ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कहने का मतलब है कि सब्सटेंस के उस एरिया जहां पर उसका हायर कंसंट्रेशन है, टुवर्ड्स द लोअर एरिया उसका मूवमेंट होता है जहां पर उस सब्सटेंस का कंसंट्रेशन कम है। मतलब हाई से लो, मतलब हाई कंसंट्रेशन एरिया से लो कंसंट्रेशन एरिया की तरफ। फॉर एग्जाम्पल, ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज इनटू द बॉडी सेल्स। ग्लूकोज की मात्रा ब्लड में ज्यादा होती है किसकी तुलना में, बॉडी सेल्स में जो ग्लूकोज की मात्रा होती है उसकी तुलना में। ग्लूकोज एक वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करके खुद से बहुत तेजी से सेल के अंदर नहीं जा पाता है, जिसके लिए उसे परमिएजेस के हेल्प की जरूरत होती है। लेकिन इस केस में क्या होता है कि किसी भी एनर्जी का, नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ड्राइव द ट्रांसपोर्ट सिस्टम। किसी भी एनर्जी की जरूरत नहीं होती है क्योंकि यह अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। दूसरे तरह का एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। इसमें क्या होता है, मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट होता है वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। मतलब लो से हाई की तरफ, मतलब लो कंसंट्रेशन एरिया से हाई कंसंट्रेशन एरिया की तरफ। जैसे इसका एग्जांपल है सोडियम और पोटेशियम जो सॉल्ट्स होते हैं, तो उनका मेंटेनेंस सेल्स के अंदर और बाहर। इसमें एटीपी के फॉर्म में एनर्जी की जरूरत होती है मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करने में, क्योंकि ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अपोजिट डायरेक्शन में इनको मूव कराना होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो स्टूडेंट्स, मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस के बारे में बताऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय।